एक प्रस्तावना। लगभग 2 करोड़ 2 लाख की आबादी वाला ऑस्ट्रेलिया विश्व की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाला एक देश है। यहीं की अर्थव्यवस्था खुली, जीवंत, प्रतिस्पर्धात्मक और प्रवर्तनशील है, जिसमें एक प्रतिस्पर्धात्मक प्रदर्शन कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस बनाए रखने की सरकार की प्रबल प्रतिबद्धता है। इसके अतिरिक्त कम मुद्रास्फीति और ब्याज दरों के साथ ढांचागत सुधारों का एक प्रभावी आर्थिक प्रबंधन है। विदेशी गामली और व्यापार विभाग डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड DFAT के अनुमानों के अनुसार 200304 में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने 8 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का एक अधिशेष बजट दर्ज किया, जो सकल घरेलू उत्पाद ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP का 1% था। सकल घरेलू उत्पाद की राशि लगभग 835 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ऐस अनुमानित है, जो 1998 से 34% की औसत दर से बढ़ रही है। 1990 के दशक है, निम्न मुद्रास्फीति दर मात्र 2.4% रही है, जिसका मुख्य कारण 2.3% से भी अधिक की दर से आर्थिक उत्पादकता का होना है। वर्ष 200304 के अनुमानों के अनुसार लगभग 143 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का निर्यात हुआ। एक अनोखी विशेषता इस संदर्भ में यह है कि ऑस्ट्रेलियाई समाज अत्यधिक बहुसांस्कृतिक है, जिसमें एशियाई अच्छी खासी आबादी है। इसके कारण राष्ट्रीय कार्यबल के मामले में यह एक लाभकारी स्थिति में आ गया है। इसकी संस्कृति एशियाई और पश्चिमी दोनों प्रकार के देशों के व्यापारिक परिवेशों में व्यापार चलाने के लिए अनुकूल है। एशियाई भाषाओं की व्यापक कुशारताओं के साथ बताया जाता है कि 840 से भी अधिक व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने ऑस्ट्रेलिया में अपने क्षेत्रीय मुख्यालय स्थापित कर लिए हैं। इससे ऑस्ट्रेलिया की मजबूत अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। पाँच 5.3 घरेलू स्वरूप। ऑस्ट्रेलिया की जबरदस्त व्यापारिक उपलब्धि के पीछे जुड़वी आधार हैं। ये आधार है दीर्घागत आर्थिक सुधारों के प्रतिफल और विदेशी बाजारों में पैठ। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD के अनुसार आंतरिक और बाह्य झटकों के प्रति ऑस्ट्रेलिया का लचीलापन उसके सक्षम आर्थिक प्रबंधन का कारण है। मुद्रास्फीति और ब्याज की निम्न दरों को देखते हुए 200304 में आर्थिक वृद्धि की दर 3.75% होने का पूर्वानुमान था। बेरोजगारी की दर भी वर्ष 2003 के अंत में काफी नीचे आ गई, जो 13 वर्षों में सबसे कम थी। खुले बाजार के लाभी को बहुत पहले से ही भांप लिया गया था और आयात की कम टैरिफ दरें बहुत लाभदायक रहीं। व्यापार के क्षेत्र में इसके सुखद परिणाम कम लागत दरों और बढ़ी हुई उत्पादकता के रूप में सामने आए। निगम क्षेत्र के लिए करों की नीची दरों और एक लचीले और श्रम बाजार के प्रति सुधारों ने निर्यात की वस्तुओं और उत्पादों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में विश्वास को और मजबूत किया। वित्तीय परिवहन, विशेषकर हवाई परिवहन, दूरसंचार और विद्युत क्षेत्रों को विनिमय मुक्त कर दिए जाने से ऑस्ट्रेलिया की बाजारी प्रतिस्पर्धात्मकता और भी बढ़ गई। निर्यात के ऑनलाइन अवसरों और ई-वाणिज्य के रूप में संचार प्रौद्योगिकी का विश्वस्त प्रयोग ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक मजबूती के प्रमुख अंतर्निहित कारक है। महत्वपूर्ण व्यापार भागीदारों, ट्रेडिंग पार्टनर्स और अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ खुले संबंधों और कौशलों को प्रवर्तित और मजबूत करने की सामर्थ्य पर भी इसका ध्यान केंद्रित करना जारी है। इसके परिणामस्वरूप ऑस्ट्रेलियाई निर्यात और आयात में 7% की वृद्धि हुई है। 5 मार्च 2001 कृषि। मार्च 2001 कृषि। कृषि ऐसा सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसका सकल घरेलू उत्पाद जी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आज ऑस्ट्रेलिया का कृषि क्षेत्र विश्व का एक सर्वाधिक सक्षम कृषि क्षेत्र है और अपनी वस्तुओं तथा उत्पादों, विशेषकर कपास, बीनी, गेहूं, ऊन, गोमांस, फल तथा डेयरी उत्पादों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नई प्रौद्योगिकी को अपनाकर और मौजूदा प्रौद्योगिकी का स्तर बढ़ाकर ऑस्ट्रेलिया ने इस क्षेत्र में काफी प्रगति कर ली है। परिणामस्वरूप उत्पादन और उत्पादकता स्तरों के बेहतर स्तरों के माध्यम से लाभ हुआ है। भूमिगत जल और बेहतर सिंचाई सुविधाओं के प्रयोग और परिवहन के विकास के फलस्वरूप कृषि एक सर्वाधिक लाभप्रद क्षेत्र बन गया है। हालांकि इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण के प्रारंभिक वर्षों में किसानों को भूमि उपयोग पर लगे प्रतिबंधों और बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने औसत उत्पादन को बनाए रखने का प्रयास किया और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्राप्त सरकारी सहायता के बल पर इस क्षेत्र को विश्व स्तर पर भी एक प्रतिस्पर्धी क्षेत्र का रूप देने में मदद की। इस क्षेत्र में 4.5% से भी अधिक जनसंख्या लगी है। ठेके पर खेती करने वाली और ग्रामीण कृषि सलाहकारों के अतिरिक्त लोग खाद्य और फल प्रसंस्करण, क्षेत्रीय शराब निर्माण प्रतिष्ठानों, फ्लोर मिली तथा पशुधारण उद्योगों में भी कार्यरत है। एक डेयरी उद्योग ऑस्ट्रेलिया का एक सबसे बड़ा प्राथमिक उद्योग है, जिसमें प्रति वर्ष 2 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का निर्यात होता है।
यहाँ से निर्यातित डेयरी उत्पाद पूरे विश्व के डेयरी उद्योग का लगभग 16% है। ऑस्ट्रेलिया अपने दुग्ध उत्पाद के 66% से अधिक का और विनिर्मित उत्पादों के 7% का निर्यात करता है। उत्पादन और उपभोक्ता बाजारों में वृद्धि और प्रसंस्कृत खाद्य और पेय पदार्थों की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय मांग के कारण ऑस्ट्रेलियाई वस्तुओं की मांग भी काफी बढ़ गई है। ऑस्ट्रेलिया के मछली उत्पाद लगभग 12.5 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर कीमत के होते हैं। समुद्री खाद्य पदार्थों पर वार्षिक उत्पादन 2,50,000 टन होता है और प्रति वर्ष 1.85 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का निर्यात होता है। चार चीनी उद्योग ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद बना हुआ है और वर्ष 2004 के प्रारंभ में ही निर्यात 1.4 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का हुआ था। 5 ऑस्ट्रेलिया विश्व में ऊन की सबसे अधिक आपूर्ति करता है। यह प्रति वर्ष 3.5 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर कीमत की ऊन का निर्यात करता है। भारत, चीन, कोरिया, जापान और कुछ यूरोपीय राष्ट्रों जैसे महत्वपूर्ण बाजारों को श्रेष्ठतम ऊन का लगभग 85% निर्यात ऑस्ट्रेलिया से ही होता है। ऊन उद्योग के पुनर्गठन के साथ ही घरेलू तथा निर्यात बाजारों में अधिक मांग उच्च स्तरीय ऊन की है। 8 गेहूं ऑस्ट्रेलिया का एक महत्वपूर्ण निर्यात उत्पाद होने के साथ साथ ग्रामीण आय तथा रोजगार का एक प्रमुख स्रोत भी है। गेहूं के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऑस्ट्रेलिया 13% से भी अधिक की आपूर्ति करता है और उनका लगभग 50% गेहूं अकेले एशिया प्रशांत क्षेत्र को निर्यात होता है। शराब उद्योग, वाइन इंडस्ट्री। शराब उद्योग, वाइन इंडस्ट्री। ऑस्ट्रेलिया के शराब उद्योग में पिछले कुछ वर्षों में उत्पादन स्तरों में काफी लाभ दर्ज किए गए हैं। गुणवत्ता और कीमत के मामले में इसके अधिक पुराने विभिन्न प्रकार के शराब उद्योगों में भी एक होड़ सी लग गई है। इसने एक 10 वर्षीय विपणन कार्यनीति बनाई है। वर्ष 2000 में विपणन दशक में 2010 तक 5 अरब ऑस्ट्रेलियाई डीलर की वार्षिक बिक्री का लक्ष्य रखा गया। 2002 में 12,200 लाख लीटर शराब का उत्पादन दर्ज करके ऑस्ट्रेलिया विश्व के शराब उत्पादकों में 5वें स्थान पर रहा। इस उद्योग में केवल शराब निर्माण में ही नहीं बल्कि थोक और फुटकर व्यापार में भी 30,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ यहीं की निर्यात आय का एक अहम हिस्सा अकेले शराब की बिक्री का है, जो कभी कभी घरेलू बिक्री से भी अधिक हो जाता है। वर्ष 2003 में शराब की घरेलू बिक्री लगभग 4,025 लाख लीटर थी, जबकि निर्यात की गई शराब की मात्रा लगभग 5,165 लीटर थी, जिसका मूल्य 2.4 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से भी अधिक था। महत्वपूर्ण उत्पादन क्षेत्रों में विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के राज्य शामिल है। राष्ट्रीय मानक को बनाए रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया की परिसंघीय सरकार ने कुछ विनियम बनाए हैं जो मुख्य तौर पर गुणवत्ता के नियंत्रण पर केंद्रित हैं। इस उद्योग में अंगूर और शराब अनुसंधान तथा विकास निगम, ग्रेप एंड वाइन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (GWRDC) की सेवाएं ली जाती है। अनुसंधान और विकास के कुछ महत्वपूर्ण स्रोतों में सहकारी द्राक्षोत्पादन अनुसंधान केंद्र, कोऑपरेटिव रिसर्च सेंटर फॉर विटिकल्चर और ऑस्ट्रेलियाई शराब अनुसंधान संस्थान ऑस्ट्रेलियन वाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट शामिल हैं। 5 मार्च 2002 उद्योग खनन। पाँच मार्च 2002 उद्योग खनन। ऑस्ट्रेलिया अपने प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है और खनिज स्रोत के मामले में आज भी एक ऊंचे दर्जे का अग्रणी राष्ट्र बना हुआ है। यह कोयला, बॉक्साइट, सोना, चांदी, हीरा, तांबा, लौहर, शीशा, लिथियम, निकल, मैग्नीज, यूरेनियम और जस्ता जैसे विभिन्न प्रकार के खनिज और ऊर्जा उत्पादों का एक प्रमुख उत्पादक है। देश भर में लगभग 400 खाने हैं और इनमें से ज्यादा संसाधन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ही हैं। प्रमुख खनन क्षेत्रों में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड शामिल हैं। सकल घरेलू उत्पाद में खनिज और पेट्रोलियम संसाधनों का हिस्सा 2003-04 में लगभग 6.4% था और यह राष्ट्र के वस्तु निर्यात का लगभग 48% और उपभोक्ता वस्तुओं के निर्यात का 64% था। यह उद्योग अत्यधिक सफल है और अनेक छोटी एवं मध्यम ऑस्ट्रेलियाई कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ मिलकर खोज और खनन में निवेश कर रही हैं। इस उद्योग में लगभग 1,03,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है।
इस क्षेत्र में 9.3 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का निवेश है और अक्टूबर 2004 के अंत तक खनिज और ऊर्जा से संबंधित लगभग 9 बड़ी परियोजनाएं 3.33 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर लगाकर पूरी की गई और उस समय लगभग 73 परियोजनाएं अपने अंतिम चरण में थी। पेट्रोलियम संबंधी कार्यकलापों का संविंद्र अधिकतर बास स्ट्रेट कानवॉन बेसिन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जैरो सुदूर तटीय क्षेत्रों में है, जबकि मुख्य निकटतीय परियोजना कूपर बेसिन मध्य ऑस्ट्रेलिया में है। वर्ष 2003-04 में इसने अपनी आवश्यक ऊर्जा का लगभग 68% उत्पादन किया, जिसमें निर्यात 4.9 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का हुआ और इसी दौरान खोज में 1.73 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर खर्च किए गए। कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया 65 विभिन्न खनिज वस्तुओं का उत्पादन करता है। विनिर्माण। विनिर्माण ऑस्ट्रेलिया के सकल घरेलू उत्पाद में उसके विनिर्माण क्षेत्र का योगदान लगभग 12% है। यह क्षेत्र लगभग 12% जनसंख्या को रोजगार देता है और उद्योग की एक मजबूत निर्यातोन्मुखी वृद्धि है। इस क्षेत्र में काफी सुधार किए गए हैं क्योंकि प्रारंभ में इसमें टैरिफ की दरें काफी ऊंची थी। 1990 के दशक के मध्य तक अतिआते टैरिफ में लगभग 5% की कमी की गई ताकि वैश्विक स्तर पर इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया जा सके। तभी से इस क्षेत्र में 76% की औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई है, जो जापान और जर्मनी की वृद्धि दरों को भी पार कर गई है। अब यह उन्नत वस्तुओं और सेवाओं का एक सबसे प्रमुख आपूर्तिकर्ता है और यांत्रिक तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, वाहनों के कलपुर्जी, वैज्ञानिक और चिकित्सा संबंधी उपकरणों, हवाई क्षेत्र तथा जलपोत निर्माण मशीनरी का निर्यात करता है और बेतार संचार तंत्र का विनिर्माण करता है। परिवहन और आधारभूत संरचना। व्यापार और अर्थव्यवस्था की बढ़ती आवश्यकताओं के कारण पर्याप्त सड़क यातायात और आधारभूत संरचना बुनियादी सुविधाओं का विकास सुनिश्चित हो गया है। खनिज और पेट्रोलियम उद्योग के साथ साथ परिवहन संस्थान आधारभूत संरचना की विस्तार योजनाओं में निवेश की दिशा में काम कर रहे हैं। रेल, सड़क और बंदरगाहों के संशोधित संगकों के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं को देश को विभिन्न हिस्सों में भेजना सुगम हो गया है। जहां बंदरगाहों का प्रबंधन सार्वजनिक और निजी उपक्रमों द्वारा किया जाता है, वहीं रेल परिवहन का प्रबंधन आमतौर पर प्रांतीय नेटवर्क करते हैं। सड़कों और वाहनों से कम दूरी के संवहन में विशेषकर कोयले की जुलाई में मदद मिलती है और जलपोत का व्यापक प्रयोग निर्यात की एक विख्यात वस्तु अर्थात तरलीकृत प्राकृतिक गैस लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG को अमेरिका, स्पेन, जापान और अन्य देशों को निर्यात के लिए किया जाता है। 5 मार्च 2003 सेवा उद्योग। ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा हिस्सा सेवा उद्योग का है और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में इसके पास सहायक सेवाओं का एक मजबूत आधार है। वित्त, संपत्ति, व्यापार, सेवा, निर्यात सेवाओं का एक महत्वपूर्ण जंग है। इसके वैज्ञानिक और चिकित्सा संबंधी उपकरण, औषधि, जैव प्रौद्योगिकी, शिल्प, निर्माण उद्योग का अर्थव्यवस्था में काफी योगदान है। पाँच मार्च 2003 सेवा उद्योग। ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा हिस्सा सेवा उद्योग का है और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में इसके पास सहायक सेवाओं का एक मजबूत आधार है। वित्त, संपत्ति, व्यापार, सेवा, निर्यात सेवाओं का एक महत्वपूर्ण जंग है। इसके वैज्ञानिक और चिकित्सा संबंधी उपकरण, औषधि, जैव प्रौद्योगिकी, शिल्प, निर्माण उद्योग का अर्थव्यवस्था में काफी योगदान है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT। विश्व स्तर पर परिष्कृत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोक्ता के रूप में ऑस्ट्रेलिया की तीसरा स्थान है। सरकारी और व्यापारिक क्षेत्रों ने ही इसके महत्व को माना है और इसका उपयोग दैनिक कार्यकलाप में अधिकाधिक हुआ है। विश्व में ई-व्यापार वाणिज्य बिजनेस बटा ई-कॉमर्स में इसका 11वीं स्थान है, जिसमें लगभग 95% ऑस्ट्रेलियाई व्यापार ऑनलाइन सेवा अथवा वेबसाइटों से जुड़ा है। इन सेवाओं का निर्यात मूल्य वर्ष 2002-03 में 4.8 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का था और अन्य सूचना सेवाएं अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर मूल्य की थी। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर खर्च के मामले में ऑस्ट्रेलिया का स्थान विश्व में 10वां है और इसके सकल घरेलू उत्पाद और सूचना प्रौद्योगिकी बाजार के अनुपात में एशिया प्रशांत क्षेत्र में यह तीसरे स्थान पर है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग के फलस्वरूप उत्पादन के नए तरीके बनने और व्यापार तथा ई-बिजनेस के दुरुस्त होने से अर्थव्यवस्था की उपलब्धि में परिवर्तन और वृद्धि हुई है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विभिन्न देशों का निवेश 7 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का है। इन देशों ने
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विभिन्न देशों का निवेश 7 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का है। इन देशों ने क्षेत्रीय और संचालन केंद्र स्थापित कर लिए हैं और अब ये ऑस्ट्रेलिया के अत्यधिक कुशल कार्यबल का सदुपयोग कर रहे हैं। इस क्षेत्र में निवेश करने वाली कुछ कंपनियों IBM, माइक्रोसॉफ्ट, सिमेंटेक, मोटरोला, सिट्रिक्स और ऑटेल कॉर्पोरेशन आदि हैं। वास्तव में ऑस्ट्रेलिया ने और अधिक निवेश को आकर्षित करने के लिए अपने संसाधनों का सृजन किया है और वह इसे अद्यतन रूप दे रहा है। इसके लिए राष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है और सुविधाजनक बनाया जा रहा है, प्रवर्तनकारी कार्य योजनाएं बनाई जा रही है, ई-कॉमर्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के घरेलू तथा विदेशी दोनों ही प्रकार के निवेशकों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा रही है। नवप्रवर्तन और उदीयमान प्रौद्योगिकी वाणिज्यीकरण कार्यक्रम। नवप्रवर्तन और उदीयमान प्रौद्योगिकी वाणिज्यीकरण कार्यक्रम सकल घरेलू उत्पाद में 50% योगदान देने वाले एक मजबूत ज्ञान आधारित उद्योग के बल पर ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था ने उद्यम और प्रवर्तन वो अनेक मार्ग खोल दिए हैं जो इसके विशाल घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सूचना तंत्र के अनुरूप है। उदीयमान प्रौद्योगिकी वाणिज्यीकरण कॉमर्शियलाइजिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कॉमेट कार्यक्रम के अंतर्गत ऑस्ट्रेलियाई सरकार व्यक्तियों, छोटे व्यापार तथा अनुराधान संस्थाओं को बाजार में नए विचार और नवप्रवर्तन के लिए संसाधन और जानकारी उपलब्ध कराती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से पूंजी के निवेश और वाणिज्यीकरण के साथ साथ कार्यनीतिक भागीदारी बनने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता दी जाती है। बताया जाता है कि पहले 4 वर्षों में उदीयमान प्रौद्योगिकी वाणिज्यीकरण ने 900 कंपनियों की सहायता की है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार वर्ष 2004 से 2011 में इस कार्यक्रम पर लगभग 10 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर खर्च करना चाहती है। वह प्रति वर्ष 200 कंपनियों की सहायता देने, विशेषज्ञता को निजी क्षेत्र के व्यापार तंत्र के माध्यम से विस्तार देने और ऐसी 1000 से भी अधिक संभावनाशील कंपनियों को सहायता देने की भी इच्छा रखती है जो 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से अधिक की पूंजी बना सकती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विपणन, वाणिज्यीकरण, बौद्धिक संपदा और व्यापार नियोजन के क्षेत्र में एक अनुदान प्राप्त प्रवेशा उपलब्ध कराया जाता है। इस कार्यक्रम का विस्तार ऑस्ट्रेलिया की योग्यता का समर्थन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से हमारे भविष्य का निर्माण, बैकिंग ऑस्ट्रेलिया एबिलिटी बिल्डिंग आवर फ्यूचर थ्रू साइंस एंड इनोवेशन कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया। अब इसके उत्साहवर्धक परिणाम सामने आ रहे हैं जिनसे लंबी अवधि के लाभ मिलने की संभावना है। दूरसंचार ऑस्ट्रेलिया ने कुछ सर्वाधिक परिष्कृत और प्रतिस्पर्धी दूरसंचार उपकरणों और आधारभूत संरचनाओं का विकास किया है। इसके पास केबल का व्यापक तंत्र है और वह बड़े शहरों के बीच उपग्रह और संचार तंत्र का प्रयोग करता है। प्रयोक्ताओं को मरामत और स्तरीय औकड़े, इंटरनेट तथा मल्टीमीडिया की सेवाएं प्रदान की जाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। ऑस्ट्रेलिया में जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहन देता रहा है जिसका पर्यावरण, कृषि, औषधियों आदि पर जबरदस्त असर होता है। ऑस्ट्रेलिया ने लगभग 3.3 कंपनियों जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मूल व्यापार कर रही है। वे कृषि, खाद्य तथा पर्यावरण संबंधी वस्तुओं और उत्पादों, चिकित्सीय तथा जैव चिकित्सीय उपकरणों एवं नैदानिक वस्तुओं का उत्पादन कर रही है। इस उद्योग ने एक सुसमन्वित अनुसंधान और विकास के बूते पर ऑस्ट्रेलिया जैव प्रौद्योगिकी में अग्रणी स्थान पर आ गया है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी कंपनियों ग्रोपेट, बायोनोमिक, टेक्निको और अंसर्ट एंड यम हैं जो नई दवाओं, जीन उपचार, संवर्धित जीन वाली सब्जियों के विकास में लगी हैं। नैनो प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो प्रौद्योगिकी एक लघु स्तर पर सामग्री तथा प्रक्रिया के संचालन को समय बनाती है जो लघु प्रौद्योगिकी से भी होता है। www.industry.gov.au। सामग्री, उपकरण और तंत्र के निर्माण और प्रयोग से ही नैनोमीटर रेंज में पदार्थ की संरचना और कार्यप्रणाली से बनने वाले नए गुणों का दोहन होता है। www.csro.au। ऑस्ट्रेलियाई सरकार गठबंधनों, सहयोग और वाणिज्यिक संबंधों के माध्यम से इस प्रौद्योगिकी में एक मजबूत और सुसंसाधित अनुसंधान को प्रोत्साहन दे रही है। अनुसंधान के तंत्री को विभिन्न संगठनों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक संपर्कों के माध्यम से अच्छी तरह से एकीकृत किया गया है। प्रति वर्ष लगभग 10 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का निवेश अनुसंधान और वाणिज्यीकरण के लिए किया जा रहा है। अनेक बहुराष्ट्रीय निगम और विदेशी सरकारी अभिकरण ऑस्ट्रेलिया में नैनो औद्योगिकी के विकास और वाणिज्यीकरण के क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं। ऊर्जा संग्रहण के सक्षम सावन, ईथन सेल का विकास, सौर सेल प्रौद्योगिकी और उत्पाद का अनुप्रयोग आदि इस प्रौद्योगिकी के मुख्य लाभ में सम्मिलित हैं। औद्योगिक औजारों के लिए जीवाणु प्रतिरोधी और विषाणु प्रतिरोधी परत, संशोधित रंग और कीट प्रसाधन सामग्री और धूप प्रतिरोधी आवरण, सनस्क्रीन और पर्यावरण नियंत्रण आदि सम्मिलित है। इसके कारण ऑस्ट्रेलिया ने अपनी वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षमता को प्रबल कर लिया है। औषधि
औषधि कहने के हिसाब देन औषधियों के बाजार में ऑस्ट्रेलिया का 18वीं स्थान था और चिकित्सीय उत्पादों के निर्माण का कुल लेन देन वर्ष 200304 में 7.8 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर था। सरकार की औषधि लाभ योजना फार्मास्यूटिकल बेनिफिट स्कीम (पीबीएस) की लागत पिछले कुछ वर्षों में 1995 से 96 में लगभग 2 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से बढ़कर 200304 में 5.8 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर अर्थात दोगुना हो गई है। यह उद्योग औषधि अनुसंधान और विकास पर प्रति वर्ष लगभग 52 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का निवेश करता है। वैश्विक चिकित्सा अनुचान में ऑस्ट्रेलिया का योगदान लगभग 3% है और वैश्विक अनुसंधान और विकास में निवेश के संदर्भ में ऑस्ट्रेलियाई सरकार इसे बहुत अधिक सहायता प्रदान करती है। अनुसंधान और विकास का कार्यकलाप इसके प्रवर्तन तंत्र और विभिन्न संस्थाओं के बीच परस्पर संवाद का मिलाजुला रूप है, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य तथा चिकित्सीय अनुसंधान परिषद, चिकित्सीय अनुसंधान संस्थान, अस्पताल, सहकारी अनुसंधान केंद्र और राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान संगठन कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन शामिल है। पर्यावरण प्रौद्योगिकी ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे तेजी से बढ़ रहा पर्यावरण उद्योग है, जिससे प्रति वर्ष 9 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की आय होती है और 16 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का निर्यात होता है। इसने जल अपशिष्ट शोधन, वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट, पर्यवेक्षण अथवा निगरानी, मॉनिटरिंग, पुनः चक्षण, रिसाइकलिंग और नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में सक्षम तंत्र विकसित कर लिए हैं। 5 मार्च 2004 पर्यटन टूरिज्म 5 मार्च 2005 लघु व्यापार। लघु व्यापार उसे कहते हैं जिसमें 20 से कम कर्मचारी काम करते हैं। यह ऐसा व्यापार होता है जिसका स्वामित्व और संचालन स्वाधीन होने के साथ साथ संचालन और निर्णयों पर स्वामियों का कड़ा नियंत्रण होता है। व्यापारिक हिस्सेदारी का सार्वजनिक व्यापार नहीं किया जाता और व्यापारिक वित्त पोषण की गारंटी निजी तौर पर मालिक देते हैं। इस व्यापार में 20 से कम कर्मचारी होंगे। प्रोफेसर स्कॉट होम्स और ब्रायन गिद्वान लघु व्यापार पर अपनी अंतिम रिपोर्ट में 2001 कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में वर्ष 2001 में निजी क्षेत्र के लगभग 12,33,200 लघु व्यापारिक प्रतिष्ठान चल रहे थे। इनकी संख्या निश्चित रूप से बढ़ी होगी और निजी क्षेत्र के व्यापार की लगभग 97% रही होगी और इस क्षेत्र में 36 लाख कर्मचारी लगे होंगे। यह निजी क्षेत्र के कुल रोजगार का 50% है। ये कनें आमतौर पर 6 से अधिक किंतु 20 से कम कर्मचारी रखती हैं। इनका स्वामित्व और संचालन स्वाधीन होता है और इनके मुख्य निर्णय मालिकों द्वारा लिए जाते हैं। ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और रोजगार, आय, व्यापार, उद्यम तथा आर्थिक विकास के स्रोत होते हैं। ऑस्ट्रेलियाई सरकार अब सलाह और सहायता देने और उनकी संचालन संबंधी स्थितियों को सुधारने के उपाय यार रही है। ई कॉमर्स को सूचना तथा दूरसंचार की बुनियादी सेवाएं विकसित करके आर्थिक विकास को गति देने का अवसर माना जा रहा है। 5 मार्च 2006 शिक्षा 5 मार्च 2006 शिक्षा हाल में ऑस्ट्रेलिया विशेषकर एशियाई विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का एक सर्वाधिक प्रिय केंद्र बन गया है। ऑस्ट्रेलियाई शिक्षण संस्थाएं गुणवत्ता, समय तथा उना शैक्षिक स्तर के लिए प्रतिबद्ध है। विदेशी मामलों और व्यापार विभाग की वर्ष 2005 की एक रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में 2,50,000 से भी अधिक विदेशी विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। विदेशी विद्यार्थियों की सूची में सबसे ऊपर जिन 10 देशों के नाम हैं, उनमें भारत, चीन, मलेशिया, हांगकांग, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जापान, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि शामिल हैं। वर्ष 2004 में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने उच्च शिक्षा पर व्यय के लिए 66 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का बजट रखा है। शिक्षण और अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों ने विविध प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रस्ताव के साथ 9 लाख से भी अधिक विद्यार्थियों को आकर्षित किया है। 17 लाख से भी अधिक विद्यार्थियों की व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में प्रवेश लेने की सूचना है। उच्चस्तरीय शिक्षा के साथ साथ वीजा की लचीली शर्तों और अंशकालिक काम करने की अनुमति से भी विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ आय को प्रोत्साहन मिला है। ऑस्ट्रेलिया में शिक्षा प्राप्त कर रहे विदेशी विद्यार्थियों के लिए बड़ी संख्या में अंग्रेजी बोलने वालों का एक विविधतापूर्ण समाज अपने आप में एक अतिरिक्त लाभ का द्योतक है। 5.4 ऑस्ट्रेलिया का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
5.4 ऑस्ट्रेलिया का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। द्विपक्षीय और क्षेत्रीय संबंधों को महत्व देना ऑस्ट्रेलिया की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति की विशेषता है। ये संबंध ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। एशिया और पश्चिमी राष्ट्रों के साथ इसके घनिष्ठ संबंधों वो फलस्वरूप लाभकारक व्यापारिक समझौते हुए हैं जिनमें उसके कार्यनीतिक और आर्थिक हित आगे बढ़े हैं। इसने न केवल विश्व की एक सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में ख्याति अर्जित की है, बल्कि एक भरोसेमंद व्यापारिक भागीदार के रूप में भी। भूमंडलीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया से ऑस्ट्रेलिया को अत्यधिक लाभ हुआ है। एक सुसंचित और एकीकृत नीतिगत बांचे तथा तंत्र के द्वारा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय माध्यम से यह वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में सफल रहा है। 5 अप्रैल 2001 द्विपक्षीय व्यापार। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक तथा निवेशक भागीदारों के साथ द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से संबंध बढ़ाने की प्राथमिकताएं तय की हैं। इन समझौतों के माध्यम से ऑस्ट्रेलियाई सरकार बाजार में पैठ और व्यापार के प्रवाह को बेहतर बनाना चाहती है। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख द्विपक्षीय व्यापार बायलेटरल ट्रेड समझौते इरा प्रकार है। ऑस्ट्रेलिया संयुक्त राज्य अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया के जीवंत द्विपक्षीय संबंध है। फरवरी 2004 में लागू हुआ यह समझौता ऑस्ट्रेलिया का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझौता है, जिसमें लंबी अवधि के लाभों और घनिष्ठतर आर्थिक भागीदारी की वचनबद्धता है। थाईलैंड ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौता दक्षिण पूर्व एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थाईलैंड के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने 2003 में बातचीतों का दौर पूरा किया और नई कार्यनीतिक तथा आर्थिक भागीदारी स्थापित की। ऑस्ट्रेलिया का 13वां सबसे बड़ा निवांत बाजार है थाईलैंड और उनके बीच 6 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है। इन दोनों देशों में विविध प्रकार के उत्पादों और कुछ टैरिफ मुक्त निर्यात वस्तुओं तक तरजीही पैठ बनाने का फैसला हुआ है। थाईलैंड ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौता दक्षिण पूर्व एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थाईलैंड के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने 2003 में बातचीतों का दौर पूरा किया और नई कार्यनीतिक तथा आर्थिक भागीदारी स्थापित की। ऑस्ट्रेलिया का 13वां सबसे बड़ा निवांत बाजार है थाईलैंड और उनके बीच 6 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है। इन दोनों देशों में विविध प्रकार के उत्पादों और कुछ टैरिफ मुक्त निर्यात वस्तुओं तक तरजीही पैठ बनाने का फैसला हुआ है। सिंगापुर ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौता। यह समझौता 2003 में लागू हुआ था। इस समझौते से सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। सिंगापुर ऑस्ट्रेलिया का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और निवेश इसका एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। ऑस्ट्रेलिया ने सिंगापुर में 101 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का निवेश किरण है और सिंगापुर ने ऑस्ट्रेलिया में 33 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का निवेश किया है। वर्ष 2002-03 विदेशी मामलों और व्यापार विभाग। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड घनिष्ठता आर्थिक संबंध CER। यह समझौता वर्ष 1983 में लागू हुआ था और यह अपने निकटतम पड़ोसी के साथ ऑस्ट्रेलिया का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझौता है। इस द्विपक्षीय व्यापार समझौते के दायरे में कस्टम, परिवहन तथा व्यापार कानून और सेवाओं के मुद्दे आते हैं। चीन और जापान के साथ द्विपक्षीय व्यापार बांधे ऑस्ट्रेलिया वीन व्यापार तथा आर्थिक ढांचे पर अक्टूबर 2003 में हस्ताक्षर हुए थे। इसके दायरे में सामान, सेवाएं, ई-कॉमर्स तथा व्यापार और निवेश की सुविधाएं आती है। जुलाई 2003 में ऑस्ट्रेलिया जापान व्यापार तथा आर्थिक ढांचा प्रभावी हुआ, जिसमें जापान को साथ अपने व्यापार तथा निवेश को मजबूत करने की ऑस्ट्रेलिया की वचनबद्धता को दोहराया गया। जापान कोमला, लोहा, एमजी, एल्यूमिनियम आदि के निर्यात का ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा बाजार है, जिसमें वर्ष 2003 में 22.9 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का निर्यात हुआ था। ऑस्ट्रेलिया भारत द्विपक्षीय व्यापार 1990 के दशक के प्रारंभ में भारतीय अर्थव्यवस्था के उन्मुख हो जाने से ऑस्ट्रेलिया ने नए क्षितिज न्यू हराइजन परियोजना 1996 के अंतर्गत भारत के साथ निर्यात बाजार की संभावना को समझा और दोनों देशों में विकास सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से अपने आर्थिक संबंधों का नवीकरण किया। एशियाई क्षेत्र में चीन के बाद सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में भारत के उभार को ऑस्ट्रेलिया अनदेखा नहीं कर सका। दशकों की उदासीनता के बाद दोनों राष्ट्र मजबूत आर्थिक संबंध बनाने के लिए एक दूसरे के निकट आए। पिछले कुछ वर्षों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार ने गति पकड़ी और अब भारत ऑस्ट्रेलियाई निर्यात का एक महत्वपूर्ण बाजार है। वर्ष 2003-04 में ऑस्ट्रेलिया के निर्यात बाजार में भारत का स्थान 7वीं था। ऑस्ट्रेलिया के कुल निर्यात का हिस्सा 45% था और ऑस्ट्रेलिया के कुल आयात में इसका हिस्सा 0.4% था। 2003-04 में ऑस्ट्रेलिया के व्यापारिक भागीदार के रूप में भारत का 13वां स्थान था।
वर्ष 2004 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार ने 16.54 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर अर्थात 82% का रिकॉर्ड औकिया छू लिया था, जबकि वर्ष 2003 में यह 4.31 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर था। कीमती नगीने, फर्श कवरिंग, जेवरात, धागा, समुद्री खाद्य पदार्थ, अभियांत्रिकी का सामान, बटा विनिर्माण, 3 धातु, जूते, एशपल, मात्रा का सामान और हैंडबैग, रासायनिक पदार्थ और संबंधित उत्पाद, बागान तथा कृषि के उत्पाद आदि वस्तुएं सम्मिलित हैं। वर्ष 2004 में भारत का निर्यात 14.6% बढ़कर 1.12 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर हो गया। यह वर्ष 2003 के 97.77 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के आंकड़े से 14.6% अधिक था। ऑस्ट्रेलिया से भारत को होने वाले आयात में से प्राथमिक उपभोक्ता वस्तुएं मुद्रितर होना, नॉन मॉनेटरी गोल्ड, कोयला, खाना पकाने के लिए उपयोग होने वाला ऊन, तांबा तथा रातिब, कॉन्सेंट्रेट्स, बांदी और अलौह धातु छीजन आदि शामिल है। भारत चना, मेवा, मटर, दाल, सेब और विनिर्मित वस्तुओं का भी आयात करता है। ऑस्ट्रेलिया से भारत में होने वाले आयात ने 6.42 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का रिकॉर्ड दर्ज किया। 2003 के 3.33 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के आंकड़े से यह 2.08 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर अर्थात 627% अधिक है। LNG उत्पादों, सेवाओं और विनिर्मित उत्पादों के व्यापार के बारे में भी बातचीत चल रही है। वित्तीय सेवाएं, शिक्षा सेवाएं, खुदरा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ तथा शराब, उपभोक्ता वस्तुएं, आंतरिक डिजाइन और जीवन शैली संबंधी वस्तुएं अब भारत में सबसे अधिक तेजी से बढ़ रहे कुछ क्षेत्र हैं और ऑस्ट्रेलिया इनका एक संभावित आपूर्तिकर्ता है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की विशेषज्ञता से ऑस्ट्रेलिया अत्यधिक लाभ उठा सकता है। 5 अप्रैल 2002 क्षेत्रीय व्यापार। पड़ोसी देशों के साथ ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रीय व्यापार से आर्थिक तथा सुरक्षा के क्षेत्रों में कुल क्षेत्रीय सहयोग में बढ़ोतरी हुई है। टैरिफ कम हो जाने और मुक्त तथा खुला व्यापार और निवेश होने के कारण पूरे क्षेत्र में समृद्धि आई है। कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय व्यापार समझौते इस प्रकार है। क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिमराग, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन IORR, यह 1997 में प्रभावी हुआ। इसमें हिंद महासागर क्षेत्र के विभिन्न तटवर्ती और द्वीपीय राज्य शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया इस समूह का एक सक्रिय सदस्य रहा है और आज भी इस क्षेत्र में व्यापार और निवेश को सुगम बनाने के साथ साथ शिक्षा और व्यापार के माध्यम से औपचारिक और अनौपचारिक नीतियों के द्वारा आर्थिक सहयोग को तेज करने में लगा हुआ है। आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र आफ्ता CER वर्ष 2002 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने घनिष्ठतर आर्थिक भागीदारी के माध्यम से आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के लिए आसियान देशों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑस्ट्रेलिया तो आसियान मंच का एक महत्वपूर्ण संवादी भागीदार भी है। टैरिफ कम करना, गैर टैरिफ अवरोधकों को समाप्त करना, सहयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना और सदस्यों के बीच वाणिज्यिक भागीदारी को बेहतर बनाने के माध्यम से क्षेत्र में व्यापार और निवेश की संभावनाओं में बढ़ोतरी करना इस समझौते का लक्ष्य है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन APEC, एपेक एक अनूठा क्षेत्रीय व्यापार समूह है जो क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने और आर्थिक संपन्नता की साझेदारी करने के उद्देश्य से 25 लाख से भी अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले 21 राष्ट्रों को एक मंच पर लाता है। इस समूह में विश्व का लगभग 60% व्यापार होता है और यह व्यापारिक उदारीकरण तथा नीति परामर्श के प्रति वचनबद्ध एक सर्वाधिक गतिशील व्यापार समूह है। इसकी स्थापना क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने वाले एक अनौपचारिक संवाद समूह के रूप में सन 1989 में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया इस समूह का एक महत्वपूर्ण संस्थापक है और एपेक ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सहयोग के 3 स्तंभ है। 1. व्यापार और निवेश के क्षेत्र में उदारीकरण, जिसका लक्ष्य है टैरिफ और गैर टैरिफ की समाप्ति और रहन-सहन का स्तर बढ़ाना। व्यापार और निवेश कारोबार को सुविधाजनक बनाने की प्रक्रिया, जिसका लक्ष्य है व्यापारिक लेनदेन की लागत को कम करना, व्यापार संबंधी जानकारी की उपलब्धता, नीतिगत तथा व्यापारिक कार्यनीतियों में सहयोग करना। 3. आर्थिक और तकनीकी सहयोग। इसके अंतर्गत वैश्विक व्यापार में भाग लेने, सदस्यों को संस्थागत सहायता देने की क्षमता बढ़ाने और आर्थिक संभावनाओं को भी बढ़ाने और नियामक ढांचों को मजबूत करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। संबंधित अधिकारियों के साथ नीति संबंधी विचार विमर्श, कारोबार संबंधी विशेषज्ञता तथा संसाधनों के विनिमय और निजी क्षेत्र की भागीदारी का भी एपेक जोरदार समर्थन करता है। विदेशी मामलों और व्यापार विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 83 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के माल के लगभग 3/4 अंश का निर्यात 2002-03 में एपेक सदस्यों को किया गया। इस समूह का हिस्सा वैश्विक वृद्धि में 70% रहा और एपेक की निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के सकल घरेलू उत्पाद में 74% की बढ़ोतरी हुई और पिछले लगभग एक दशक में 1950 लाख नई नौकरियों सृजित हुई। www.dfat.gov.au/facts/balatra.html
सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 1/3 वृद्धि हुई। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में 210% की वृद्धि हुई। निर्यात बढ़कर 25 ट्रिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर हो गया। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की उपलब्धता बढ़ गई। अति लघु तथा मध्यम कारोबार को प्रशिक्षण और सहयोग दिया गया तथा आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के माध्यम से सुरक्षा भी बढ़ी। 5 अप्रैल 2003 वैश्विक व्यापार। अप्रैल 2003 वैश्विक व्यापार। ऑस्ट्रेलिया तो विश्व व्यापार संगठन और बहुप्रौद्योगिकी व्यापार व्यवस्था का घोर समर्थक रहा है। अपनी वस्तुओं और सेवाओं के लिए विश्व भर के बाजारों में और अधिक अपना स्थान बनाने के उद्देश्य से ऑस्ट्रेलिया के लिए यह सर्वोत्तम सोचें और संभावनाएं उपलब्ध कराता है। इसकी आर्थिक संपन्नता शेष विश्व के साथ इसके व्यापारिक संबंधों पर अधिक निर्भर करती है और इस तरह इसके निर्यात और कारोबार के लिए एक सहायक वातावरण बनता है। ऑस्ट्रेलिया का उद्देश्य है व्यापार संबंधी बातचीत के विभिन्न दौरों में सक्रिय भागीदारी करना और व्यापारिक अवरोधकों को समाप्त करने की दिशा में प्रयास करना और इस तरह सदस्यों के लिए कृषि, उद्योग तथा सेवा उत्पादों के बाजारों में बेहतर स्थान बनाना है। यह एक प्रभावशाली केंद्रीय समूह का नेतृत्व करता है जो कृषि व्यापारियों को सहायता प्रदान करता है। इस समूह के माध्यम से जहां ऑस्ट्रेलिया कृषि व्यापार में सुधार के प्रति विश्व व्यापार संगठन की वचनबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, वहीं एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई विकासशील देशों ने अपनी चिंताएं व्यक्त करते हुए व्यापार में उचित हिस्से की मांग की है। औद्योगिक तथा सेवा उत्पादों के लिए बाजार में जगह बनाने की स्थिति में सुधारों के लिए ऑस्ट्रेलिया में उत्साह है। गैट्स के ढांचे के अंतर्गत सेवाओं पर होने वाली बातचीतों में ऑस्ट्रेलिया सक्रिय भागीदारी करता आ रहा है। इसमें विवाद निपटारे की व्यवस्था से संबंधित नियम है, गैर टैरिफ अवरोधकों की समाप्ति और व्यापार तथा पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं। व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार और विकासशील देशों में औषधियों और संबंधित सेवाओं तक पहुंच शामिल है। ऑस्ट्रेलिया इन देशों को अपनी मांगे रखने में सहायता करता है और उन्हें तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसने 24.5 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर मूल्य के व्यापार में वित्तीय वचनबद्धता भी मरी हुई है। ऑस्ट्रेलिया विश्व व्यापार संगठन के बहुपक्षीय ढांचे के साथ साथ अपनी द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापारिक वचनबद्धताओं के एकीकरण के माध्यम से एक अच्छा संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता आ रहा है। 5 अप्रैल 2004 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। वर्ष 2004 की विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया की गिनती एशिया प्रशांत क्षेत्र के उन 4 शीर्ष देशों में है जिन्होंने 2003 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट के दौर में भी 8 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के विदेशी निवेश आकर्षित किए थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में यह स्थिति दर्ज की गई है। एक मजबूत उपलब्धि 6 वर्ष के बजट अधिशेष घटता, सार्वजनिक कर्ज, कम मुद्रास्फीति, अधिक तथा बढ़ती उत्पादकता और एक लंबी अवधि का विकास जिसने रोजगार के एक गतिशील बाजार को सहारा दिया था। www.ldimigzna.com। वर्ष 2003-04 में ऑस्ट्रेलिया ने सतत आर्थिक विस्तार का अपना 13वीं वर्ष भी दर्ज किया है, जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने के लिए एक उत्साहजनक स्थिति है। ऑस्ट्रेलिया में आने वाला विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ऑस्ट्रेलियाई उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को विकसित करने, निर्यात बढ़ाने और रोजगार पैदा करने के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तत्व है। वर्ष 2004 में ऑस्ट्रेलिया में आने वाला विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 1058 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का था। विदेशों में अपने व्यापार और बाजार में स्थान बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने जून 2004 में 567 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का निवेश किया। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने के लिए जिम्मेदार ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख अभिकरण इन्वेस्ट ऑस्ट्रेलिया एक प्रतिस्पर्धी निवेश स्थान के रूप में ऑस्ट्रेलिया को आगे करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संभावित निवेशकों को सही वातावरण उपलब्ध कराता है, जैसे परियोजना की सुविधा, आप्रवास की सहायता, स्थलों का दौरा, संयुक्त उपक्रमों की पहचान, सरकारी सहायता योजनाएं और आर्थिक प्रोत्साहन। व्यापार और निवेश को सुगम बनाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई व्यापार आयोग जिम्मेदार है और वही ऑस्ट्रेलियाई व्यापारियों को उनका निर्यात बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करता है। ऑस्ट्रेलिया के पास एशिया प्रशांत क्षेत्र का एक विशालतम प्रबंधित निवेश बाजार है, जिसकी कुल निधियों 787 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से भी अधिक है। विदेशी मामलों और व्यापार विभाग 2005 की लाभकारी स्थितियों में विपुल प्राकृतिक संसाधन, जैव प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ऊर्जा तथा अन्य सेवा क्षेत्र सम्मिलित है, जो इसके सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 80% का योगदान करते हैं। सर्वाधिक आकर्षक बाजारों में यह 19वें से 7वें स्थान पर पहुंच गया था और उसके विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। सिंगापुर भी ऑस्ट्रेलिया को अपनी सर्वाधिक आकर्षक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश देशों की सूची में 7वें स्थान पर रखता है, जबकि विश्व में ऑस्ट्रेलिया को चौथा स्थान दिया गया है। विभिन्न कर सुधारों, स्थावर संपदा उद्योग के पुनर्गठन और पहले अवरोध लगाने वाले जनसंचार उद्योग में आए उदारीकरण के चलते ऑस्ट्रेलिया में आने वाले निवेश में बढ़ोतरी हुई है। विद्युत कंपनियों अब क्षेत्रीय कंपनियों में स्थित थी।
एक्स में की ऑस्ट्रेलियाई परिसंपत्तियों को 5.1 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में खरीद लिया है। कोनी एफ डी आई कॉन्फिडेंस इंडेक्स पृष्ठ 33। वर्ष 2005 में 28% की और 2006 में 3.4% की पूर्वानुमानित दर को देखते हुए यह संभावना जताई जा रही है कि यहां अबाध आर्थिक वृद्धि देखने को मिलेगी। वर्ष 2003 में ऑस्ट्रेलिया इस क्षेत्र में सर्वाधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के मामले में बीइंग हांगकांग और सिंगापुर के बाद चौथे स्थान पर था। ऑस्ट्रेलियाई सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा 1 सितंबर 2005 को जारी न्यू पिटान एक्सपेडिवर के जून तिमाही 2005 के सर्वेक्षण के अनुसार कुल व्यापारिक निवेश 15 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर था, जिससे निवेश का कुल स्तर 57 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर पर पहुंच गया। इस तरह इसमें 7.3% की वृद्धि हुई। अकेले खनन उद्योग में ही 10 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का निवेश हुआ, जो 29.5% रहा। विनिर्माण क्षेत्र में 13.7% की वृद्धि हुई। का श्रेय जिन कारकों को दिया जा सकता है, ये ऑस्ट्रेलिया की अच्छी आर्थिक साख, पारदर्शी तथा सक्षम नियामक परिवेश, कारोबार नियोजन की निश्चितता, पूंजी प्रवाह और मुनाफे का प्रेषण, बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण, व्यापार संबंधी भुगतान, पेटेंट और कॉपीराइट प्रवर्तन, श्रम बाजार के सुधार, अत्यंत कुशल और बहुपक्षीय कार्यबल, विस्तृत शिक्षा और प्रशिक्षण व्यवस्था, व्यापार संचालन के लिए लागत प्रत्यार्थी जगह, परिष्कृत आधारभूत संरचना जैसे परिवहन, दूरसंवार, संभार तंत्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 24 घंटे काम करने वाला एक कार्यनीतिक समय क्षेत्र आदि सम्मिलित है। इनसे ऑस्ट्रेलिया के कुल आर्थिक लाभों में बढ़ोतरी हो रही है। रोजगार के अवसर बनाए जा रहे हैं, व्यापारिक निवेश बढ़ रहा है, अनुसंधान और विकास संबंधी अमताएं बढ़ रही हैं और व्यापार में उचित साझेदारी बन रही है। और इन सब के कारण ऑस्ट्रेलिया के प्रतिस्पर्धा संबंधी लाभों में बढ़ोतरी हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में निवेश परियोजनाओं की संस्तुति और अनुमोदन में विदेशी निवेश समीक्षा परिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 5 अप्रैल 2005 ऑस्ट्रेलिया और अंतर्राष्ट्रीय सहायता। ऑस्ट्रेलिया सरकार के सहायता कार्यक्रम का लक्ष्य है गरीबी को दूर करना और सतत विकास की स्थिति प्राप्त करने के लिए विकासशील देशों को सहायता प्रदान कर ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए जिम्मेदार ऑस्ट्रेलियाई अभिकरण आसेड सहायता कार्यक्रम के प्रबंधन में तालमेल बैठाता है और प्रशासन, आर्थिक संस्थाएं, शांति और सुरक्षा, बुनियादी सेवाओं, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, आधारभूत सुविधाओं और सतत संसाधन प्रबंधन के निस्तारण में विकासशील देशों की सहायता करता है। सहायता कार्यक्रम के दायरे में मानवीय तथा आपातकालीन सहायता भी आती है, बहुपक्षीय विकास सहायता आती है और बहुपक्षीय विकास बैंकों को अंशदान देकर संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों के माध्यम से विश्व समुदाय को भी सहायता दी जाती है। विदेशी मामलों और व्यापार विभाग 2005। इसकी सहायता का लक्ष्य है सभी नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराना और राष्ट्रों के बीच एकजुटता को मजबूत करना। ऑस्ट्रेलिया के प्रयास निम्नलिखित दिशा में महत्वपूर्ण है। 1. लोकतांत्रिक तथा जवाबदेह सरकार को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन में सुधार। 2. व्यापार तथा नई सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से भूमंडलीकरण के लाभ उठाना। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता सुविधाओं जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान करके मानव पूंजी का निर्माण करना। 3. 4. क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना, टकरावों को रोकना और सीमा पारीय सुरक्षा उपायों में तालमेल करना। और 5. ग्राम विकास और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के माध्यम से सतत संसाधन जुटाना। सहायता उपलब्ध कराने के लिए द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और आपातकालीन मानवीय राहत की माध्यम बनाया जाता है और गैर सरकारी संगठनों के साथ तालमेल किया जाता है। वर्ष 2004-05 में ऑस्ट्रेलिया ने आधिकारिक विकास सहायता के तौर पर 2.133 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर देने का लक्ष्य रखा था। यह सहायता लगभग 580 करोड़ लोगों तक पहुंचती है और अकेले एशिया प्रशांत क्षेत्र में ही 80 करोड़ से अधिक लोग हैं जो प्रतिदिन 2 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से भी कम पर निर्वाह करते हैं। ऑस्ट्रेलिया बहुपक्षीय अभिकरणों के माध्यम से अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के देशों को भी सहायता प्रदान करता है। ऑस्ट्रेलियाई सहायता पाने वाले 7 शीर्ष देश हैं: पापुआ न्यू गिनी 43.56 करोड़, सोलोमन द्वीप समूह 20.16 करोड़, इंडोनेशिया 16.08 करोड़, वियतनाम 7.37 करोड़, फिलीपींस 6.22 करोड़ और चीन 4.93 करोड़। दक्षिण प्रशांत देशों को ऑस्ट्रेलिया की सहायता। दक्षिण प्रशांत देशों को ऑस्ट्रेलिया की सहायता। दक्षिण प्रशांत देशों के साथ ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सामुदायिक स्तर पर मजबूत और घनिष्ठ संबंध है। यह इन राष्ट्रों के विकास में एक सक्रिय और रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। इन द्वीपीय देशों को अक्सर धीमे आर्थिक विकास के अतिरिक्त राजनीतिक अस्थिरता और विकासहीनता जैसे संकट का भी सामना करना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया इन देशों में विकास कार्यक्रमों के लिए सहायक विभिन्न संस्थाओं की स्थापना के लिए स्थिरता तथा लाभप्रदता के लिए स्थानीय प्रयासों में मदद करता है और विकास के लिए सहायता भी देता है।
वास्तव में सतत आर्थिक तथा सामाजिक विकास की दिशा में इन प्रशांत राष्ट्रों के प्रयासों में विकास संबंधी सहायता की दृष्टि से सबसे अधिक योगदान ऑस्ट्रेलिया का ही है। ऑस्ट्रेलिया इन देशों के व्यापार और निवेश में भी बड़ा भागीदार है। ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा समझौतों के क्षेत्र में भी कदम रखा है, जिससे इस क्षेत्र में सुरक्षा के उपायों में बढ़ोतरी हुई है। ऑस्ट्रेलिया वर्ष 2003 से सोलोमन द्वीप समूह की सुरक्षा और आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए उसकी मदद करता आ रहा है। उसके द्वारा दिए गए सहायता पैकेज का उपयोग यहां पुलिस, सेना और असैनिक कार्मिकों की तैनाती के लिए हुआ है। ऑस्ट्रेलिया रचनात्मक और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के माध्यम से पापुआ न्यू गिनी की सहायता भी राजनीतिक स्थिरता, प्रशासन और आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रोत्साहन के लिए करता है। सोलोमन द्वीप समूह क्षेत्रीय सहायता मिशन रामसी, रीजनल असिस्टेंस मिशन टू सोलोमन आइलैंड्स रामसी के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया ने इस द्वीप समूह को कानून व्यवस्था बहाल करने, सरकारी वित्त को स्थिर करने, राजनीतिक तथा आर्थिक सुधार लागू करने को लिए सहायता दी है। ऑस्ट्रेलिया की मदद से पूर्वी तिमोर ने एक नए राज्य के रूप में अपनी नई शुरुआत की है। ऑस्ट्रेलिया सार्वजनिक क्षेत्र के और आर्थिक सुधार लागू करने, सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने और 1.5 करोड़ से भी अधिक बच्चों के स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए भी पापुआ न्यू गिनी की सहायता करता है। 5.5 भूमंडलीकरण के निहितार्थ। भूमंडलीकरण एक बहुविवादित अवधारणा है। व्यापक तौर पर इसका मतलब होता है राष्ट्रों के बीच अधिकाधिक संवाद, भौगोलिक सीमाओं को काटना और व्यापार और वाणिज्य जैसी राष्ट्रपारीय गतिविधियों के माध्यम से संबंध बनाना। इन संबंधों को मजबूत करने की दिशा में संचार प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सटीक तौर पर कहा जाए तो इसके फलस्वरूप विश्व बाजारों के साथ प्रतिस्पर्धा और मुक्त संपर्क होता है। ऑस्ट्रेलिया पर इसका क्या असर हुआ है? उत्तर युद्ध काल में मध्यम शक्ति कहा जाने वाला ऑस्ट्रेलिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है, जिस पर अमेरिका और अन्य क्षेत्रीय ताकतों के साथ उसके जुड़ाव का गहरा प्रभाव है। भूमंडलीय स्तर पर मुक्त बाजार प्रतिस्पर्धा के सिद्धांतों ने अनेक देशों की आर्थिक तस्वीर बदल दी है। जहां तक ऑस्ट्रेलिया का सवाल है, उसने इन नीतियों को 1960 के दशक के उत्तरार्ध में अपना लिया था। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्रांति ने विभिन्न राष्ट्रों के बीच परस्पर संवाद को तेज कर दिया है। नवोदारवाद के उदय और नई प्रौद्योगिकी के विस्तार में विविध मार्गों का प्रसार कर दिया है और भूमंडलीय राजनीति में जान डाल दी है। भूमंडलीय प्रतिस्पर्धा ने राष्ट्रीय सीमाओं को तोड़ दिया है और क्षेत्रीय व्यापारिक गुटों को खोल दिया है। गैलिगन तथा अन्य 2001। भूमंडलीय पूंजीवाद और भूअर्थशास्त्र ने ऑस्ट्रेलिया को अधिकाधिक प्रभावित किया है और बहुपक्षीय व्यापार तथा सुरक्षा के मामले में वह अब एक महत्वपूर्ण कर्ता धरता है। ऑस्ट्रेलिया ने अनेक कार्यनीतिक और आर्थिक समझौतों के माध्यम से पश्चिमी देशों के साथ और अपने निकटवर्ती तथा दूरवर्ती क्षेत्रीय पड़ोसियों के साथ भी महत्वपूर्ण भागीदारी कायम कर ली है। प्रभावशाली केस समूह में इसकी भागीदारी, एपेक में इसकी भूमिका और विश्व व्यापार संगठन के विभिन्न व्यापार दौरों में इसकी भागीदारी से ही बहुपक्षीय संस्थाओं में इसकी भूमिका स्पष्ट हो जाती है। इसने व्यापार और सुरक्षा से लेकर अनुसंधान और विकास के क्षेत्रों तक में भागीदारियों की है। इन संबंधों में ऑस्ट्रेलिया का एकीकरण आसान नहीं था। इसने एक व्यापक ढांचे में ब्रिटेन से धीरे धीरे किंतु अधिकाधिक स्वाधीनता प्राप्त की और नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपने कार्यनीतिक और आर्थिक हितों को सफलतापूर्वक साधने का प्रयास किया। गैलिगन के अनुसार जो स्थान और राष्ट्रीय भूमिका ऑस्ट्रेलिया वासियों के लिए सुविधाजनक है, उसकी प्राप्ति अधिक कठिन साबित हुई है। भूमंडलीकरण की चुनौतियों और राष्ट्रीय पहचान के प्रति अतिशय ज्ञान में अंतर्निहित है अनिश्चितता और उन बदलावों के प्रति हर्ष का एक विचित्र मिश्रण जो ऑस्ट्रेलिया और विश्व में उसको स्थान को नया रूप दे रहे हैं। गैलिगन तथा अन्य 2001। विभिन्न सरकारों द्वारा जिस तरह से विदेश नीतियों को घरेलू नीतियों के साथ जोड़ा गया है, उससे नीति के ढांचे में उसकी निरंतरता स्पष्ट होती है। पूरे विश्व में अपने निकटतम तथा दूरवर्ती पड़ोसियों के साथ घनिष्ठ रामबंध रखने से ऑस्ट्रेलिया एक लाभकारी स्थिति में आ गया है और उसे दोनों लोगों के लाभ प्राप्त हैं। मध्यम शक्ति के रूप में उसे विश्वसनीयता, स्वाधीनता और एकीकरण के लाभ प्राप्त हुए हैं। इसके वैकल्पिक और क्रमशः एकीकरण ने फिर भी इसे आर्थिक विकास, बढ़ते रोजगार और रहन-सहन के ऊंचे स्तर की स्थिति तक पहुंचा दिया है। आज की स्थिति यह है कि ऑस्ट्रेलिया अनेक आप्रवासियों के लिए घर से दूर घर जैसा हो गया है। औरतें ऑस्ट्रेलियाई समाज के मूल्यों और परंपराओं में आसानी से रच बस गए हैं। इसका बहुसांस्कृतिक समाज इस बात का समुचित प्रमाण है।
इसकी अर्थव्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीयकरण और उसके लाभों का श्रेय भूमंडलीकरण के सकारात्मक पहलुओं को आत्मसात करने की इसकी क्षमता को दिया जा सकता है। हालांकि कई लोग इस दावे पर सवाल भी खड़े कर सकते हैं। नवशदारवादी आर्थिक नीतियों की आलोचना हुई है और भूमंडलीकरण के दबावों के आगे अपनी संप्रभुता को समर्पित करने के लिए घर में ही कई तरफ से उसका विरोध हुआ है। भूमंडलीकरण समर्थक समूह ऑस्ट्रेलिया को सफल मानते हैं। टैरिफ कम करने से अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में बढ़ोतरी हुई है, निर्यात में उछाल आया है, विनिर्माण क्षेत्र को नया जीवन मिला है और कृषि उत्पादन में भी सुधार हुआ है। कृषि में अधिक स्वार्थ निहित होने के कारण इसने इराक क्षेत्र में उदारीकरण के लिए दबाव बनाने के लिए अनेक विकासशील देशों के साथ गठबंधन किया, जिससे इसके खेतिहर समुदाय को लाभ हुआ है। विदेशों में इसका कारोबार काफी उत्साहजनक रहा है और उससे इसकी अर्थव्यवस्था को अत्यधिक लाभ पहुंचा है। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के साथ चाहे जो भी विताएं जुड़ी हों, ऑस्ट्रेलिया इसे अपनाएगा। यह इसकी राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों को अब भी प्रभावित कर रही है। समाधान इन चिंताओं को दूर करने में निहित है। ऑस्ट्रेलिया की कार्यनीतिक स्थिति को देखते हुए सबसे अच्छे विकल्प तो यही है कि विभिन्न राष्ट्रों के साथ सहकारी संबंध बनाए जाएं। किसी और कारक की अपेक्षा आर्थिक सहयोग ही इस प्रकार के संबंध में अधिक योगदान दे सकेगा। ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक संबंधों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि भूमंडलीकरण के व्यापक संदर्भ में ऑस्ट्रेलिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।